हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स में हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे कि इसके क्या यूज़ होते हैं। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो आज हम लोग जो है यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एनालिसिस का क्या क्या यूज़ है। तो पहला यूज़ है डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप, जैसे कहने का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यह रिलेशनशिप हम जो है डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हम डायमेंशन एनालिसिस को जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो फॉर्मूलेज हैं, यानी कि टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसमें, किसकी मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। कन्वर्जन ऑफ वन फिजिकल, दूसरा जो है यूज क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। एक यूनिट सिस्टम को जो है दूसरे यूनिट सिस्टम में बदलना। एक फिजिकल क्वांटिटी आपको प्रोवाइड करके कन्वर्जन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, दूसरे सिस्टम में उसको चेंज करना। जैसे सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में, किलोमीटर में दे रखा है तो अगर उसको जो है मिलीमीटर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ये भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं। और थर्ड वन, इसका जो यूज है आपका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। जैसे आपने कोई फॉर्मूला डिराइव किया और आप उस फॉर्मूले को देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला गलत है सही है, तो आप उसको डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से जो है क्या कर सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। तो आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम पढ़ रहे हैं, एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को करेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की मदद से हम फॉर्मूले को जो है आपका डिज़ाइन करना सीखेंगे। फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो डायमेंशन की मदद से हम करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके कर रखे हैं, कुछ लिख रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा और कुछ रिलेशनशिप जो है बनाऊंगा, ठीक है, यानी कि कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे डिराइव करूंगा। तो पहला हमारा जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। अगर आप इसको कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल एफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट of an object moving in a circular path may depend on mass m। एक ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसमें जो लगने वाला सा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, बोल रहा है उसके मास के ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसकी वेलोसिटी v एंड रेडियस स्मॉल r ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, देखिए ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये m मास का ऑब्जेक्ट, इसका रेडियस r है, v वेलोसिटी से ये घूम रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो इस पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कैपिटल एफ है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दीजिए डायमेंशनली। कहने के लिए फाइंड कैपिटल एफ, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आप दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है डायमेंशन की मदद से निकालना है। तो अब हम इसको कर रहे हैं। तो आंसर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है उसको हम अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए क्या होगा आपका। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए टू क्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार जो फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज कैपिटल एफ, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है बेटा, देखिए डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका, वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके ऊपर। और तीसरा जो है आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके रेडियस के ऊपर भी वो क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये आपका क्या आ गया, आर आ गया। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है मैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देता हूँ, लेकिन कितना डिपेंड कर रहा है ये मुझे पता नहीं है। यानी कि मास के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है ये मुझे पता नहीं है। माना कि ये ए टाइम्स जो है निर्भर करता है, समझ में आ रही बात है, इसकी पावर जो है ए होती है, यानी कि ए बार जो है ये निर्भर करता है। और वेलोसिटी के ऊपर जो है आपका बी बार,
और रेडियस के ऊपर c बार जो है निर्भर करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला कैसा नजर आएगा, अगर इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f इज इक्वल टू कैसा नजर आएगा आपका, k टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया एक k, m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c, ये हमारे पास आ गया। यही आपका फॉर्मूला है। लेकिन अब समस्या क्या है कि यहाँ पे a कितना कितना है, b कितना है, c कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका डायमेंशन को जानना होगा। जो इक्वेशन 1 है आपकी, वही जो है आपका फॉर्मूला है, वही वो रिलेशन है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, उसका एक्सप्रेशन है। लेकिन समस्या इसमें ये है क्योंकि हमें पता नहीं कि ये मास के ऊपर कितना डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर कितना डिपेंड है, और आर के ऊपर यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के ऊपर कितना डिपेंड है। अगर काश मैं इसके एबीसी को निकाल लूँ तो मेरी सारी समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायमेंशन को निकालते हैं, क्योंकि डायमेंशन की मदद से करना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन कल मैंने आपको निकाला था बेटा, कल मैंने बताया था फोर्स का डायमेंशन mL/T-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। ठीक है, डायमेंशन ऑफ m, मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। सिर्फ मास ही मास है ना, तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड है ना आपका टाइम के ऊपर डिपेंड है, तो सिर्फ m होगा आपका। और वेलोसिटी का डायमेंशन भी हमने निकाला था, v दैट इज वेलोसिटी का डायमेंशन कितना निकला था, देखो जरा आपका निकला था LT-1 निकला था। अगर आप देखें मेरे प्रीवियस लेक्चर को तो वहां पे मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना सिखाया था आपको। और रेडियस, डायमेंशन ऑफ रेडियस क्या है, एक लेंथ है, लेंथ क्या होगा, रेडियस भी एक लेंथ ही है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है आपका, कैपिटल L। तो ये हमने लिख लिया। तो अगर हम इन सभी इक्वेशन की वैल्यू को, यानी कि इक्वेशन 2 की वैल्यू को, इक्वेशन 3 की वैल्यू को, 3 की वैल्यू को, इक्वेशन 4 की वैल्यू को और इक्वेशन 5 की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रख दें, इस वाले इक्वेशन में रख दें, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा उस चीज को अब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा नजर आएगा, f कैसा नजर आएगा, देखो आपका यहाँ पे रख रहा हूँ बेटा मैं, f इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ f, क्योंकि ये इसके डायमेंशन है तो f की ये मैं एक इक्वेलिटी यहाँ पे जो है एक इक्वेशन लिख रखी है। f का डायमेंशन कितना है, mLT-2, यानी कि इसके डायमेंशन को लिख सकता हूँ इस f की जगह पे, क्योंकि f का डायमेंशन मेरे को पता है कि इतना है। तो f का डायमेंशन कितना है आपका, mLT-2 इक्वल टू k टाइम्स k, तो एक कांस्टेंट है बेटा, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। m का डायमेंशन कितना है आपका, कैपिटल M है, तो m टू द पावर a, ठीक है, ये आ गया। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा ऊपर से लिखना चालू करते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा स्पेस बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, f की जगह कितना डायमेंशन लिख सकता हूँ, mLT-2 इज इक्वल टू k, m की जगह डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल M, और उसकी पावर कितनी है, a है। और v की जगह क्या लिख सकता हूँ, LT-1 टू द पावर कितना हो गया आपका, टू द पावर b। एंड r की जगह कितना लिखा जा सकता है, l लिखा जा सकता है, तो मैंने क्या लिख दिया, l टू द पावर c। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना है, mLT-2 है लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू k टाइम्स m टू द पावर a। देखो ये LT-2 होल टू द पावर कितना है आपका b है, इसका मतलब ये कितना है, l टू द पावर b है, और t टू द पावर माइनस b है, और l टू द पावर कितना है, c है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कैसा नजर आएगा, m तो अपनी जगह पे है, LT-2 भी अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू कितना जगह k, m टू द पावर a, दूसरा कोई m है नहीं यहाँ पे अभी, ठीक है, l a टू द, जैसे हम लिखते थे ना, हमें पता होगा, आप सभी लोग जानते हैं, यदि हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन लिखा हो, a टू द पावर m into a to the power n, that can be written as a to the power m plus n, ऐसा लिख सकते हैं हम। यानी कि कहने का मतलब ये रिलेशन हम इस ढंग से यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास था ना, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। in the same manner देखो l to the power b, l to the power c, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, l to the power b plus c लिख सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, t to the power minus b अपनी जगह पे। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपका लिख दिया है, अब मैं उसके आगे काम कर रहा हूँ। देखिए अगर ये जो है आपका क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन, ये तो जो इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज हैं उनकी जो पावर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड की पावर की क्या होगी, बराबर होंगी। तो
if this equation is your dimensionally correct, यहाँ पे हम लिखेंगे if the above equation is your dimensionally correct, and then तब क्या होगा, the powers of these, that is the respective powers of the physical quantity must be equal to the quantities in the right hand side. लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटीज हैं उनकी जो है राइट हैंड साइड की जो पावर्स की क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वेटिंग करेंगे इसमें, तो इक्वेटिंग करेंगे तो m की पावर यहाँ पे कितनी है, देखो 1 है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखो जरा एक बना रहे हैं, तो m की पावर कितनी है, देखो m को अगर हम ध्यान से देखें तो m टू द पावर 1 यहाँ पे कितना है, m टू द पावर a, इट मीन्स m a कितना होगा आपका 1 के बराबर होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड उसका राइट हैंड साइड के बराबर है तो इसका मतलब जो m के ऊपर जो पावर होगी वो यहाँ वाले m के ऊपर पावर के बराबर होगी, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अब कोई सोचेगा इसमें k है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू मतलब जो है डायमेंशन नहीं होता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, l टू द पावर 1 है और यहाँ पे l टू द पावर b प्लस सी, इट मीन्स b प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए आपका। और t टू द पावर कितना हो जाएगा, तीसरा जो है आपका t टू द पावर जो है माइनस b है और वो कितना है, t टू द पावर माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस b मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2, 2 कैंसिल आउट जो है आपका, ये जो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 और a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन, इसमें रखोगे आपका, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ये हमारे पास भी आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन दिस, दैट इज इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने कहा था ना रिलेशन यही है आपका, इसमें रखना है आपको, तो इसमें अगर रखेंगे तो आपको कैसा नजर आएगा, फोर्स F इज इक्वल टू k टाइम्स m टू द पावर a इज योर 1, दैट इज m टू द पावर 1, ठीक है। v टू द पावर b की वैल्यू कितनी निकली है, 2 निकली है, तो कितना हो जाएगा v टू द पावर 2। और लास्ट वन इज योर r, दैट इज द रेडियस, रेडियस की कितनी पावर है, c की पावर कितनी निकली है -1, c कितना निकला है -1, दैट इज जो है c कितना हो गया -1, दैट इज r टू द पावर -1 हो गया आपका। इस इक्वेशन को ढंग से लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये r टू द पावर -1 को डिनोमिनेटर में लिख लिया बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, वही फॉर्मूला है जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे k की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये बड़े आसानी से हम लोग है निकाल लेंगे। तो ये पहला हमने जो है डायमेंशनल एनालिसिस का जो है यूज करके एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दी, किसके बीच में, जो है फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एक्सप्रेशन को निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, यानी कि आप इससे आप जो है फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूले भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है आगे की साइड कुछ और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल मैंने जो है आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, assuming that the mass capital M of the largest stone that can be moved by a flowing river depend upon v the velocity of the river की जो velocity है, और rho density of the water, and on g the acceleration due to gravity, जो ग्रेविटी है। देखिए एक रिवर बह रही है, उसमें बड़े बड़े स्टोन फ्लो करते हैं, जब बहुत तेजी से जो है रिवर बहती है तो इसमें स्टोन फ्लो करने लगते हैं, तो स्टोन जो फ्लो करते हैं तो वो ऐसे जो है फ्लो करने लगेंगे, तो जो बार बार जमीन से टकराएंगे और पानी के साथ उनका जो है आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के कारण वो एरोज करेंगे, यानी कि इरोजन होगा उसमें, समझ में आ रही बात ये। तो उस इरोजन की वजह से उसके मास में जो है कमी आने लगेगी, तो उसी मास का जो है कैपिटल M का जो है आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दीजिए। यदि ये मास जो भी इसका किसी वक्त का मास है, वो जो है आपका क्या है, आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द रिवर की वेलोसिटी के ऊपर, और डेंसिटी ऑफ द वाटर, और जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलता है कि शो दैट द मास वेरीज विथ 6th पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो, यानी कि रिवर का जो वेलोसिटी है वो जो फ्लो कर रही है, रिवर के पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी की जो है, यानी कि आपका जो मास है वो वेरी करता है 6th पावर की, यानी कि जितनी तेजी से रिवर बहेगी उतनी तेजी से जो है आपका क्या होगा, ये स्टोन में जो है आपका इरोजन होगा और इसका साइज जो है डिक्रीज करने लगेगा, यानी कि इसका मास डिक्रीज करने लगेगा। तो ये हमने पढ़ा।
ये मतलब क्वेश्चन पढ़ा, तो हम जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, जो स्टोन है जिसका मास जो है m है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मास ऑफ द स्टोन है जो कि रिवर में बह रहा है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है बोल रहा है, जो रिवर की स्पीड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। यानी कि रिवर जितनी तेजी से फ्लो करेगी उतनी तेजी से उसका मास जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी तो उतना तेजी से उसको खींचेगा अर्थ, तो वो उतनी तेजी से ज़मीन के साथ घर्षण करेगा, यानी कि जो है आपका फ्रिक्शन करेगा, तो उसके ऊपर भी है। और लास्ट वन उस किसके ऊपर डिपेंड है, डेंसिटी डेट इज रो के ऊपर भी निर्भर है, यानी कि वो वाटर कितना घना है, जितना ज़्यादा घना वाटर होगा उतनी ही तेजी से वो क्या करेगा आपका जो है उसके जो है स्टोन में जो है एरोजन होगा, इरोजन होगा। समझ में आ रही बात है। लेकिन ये पता नहीं कि ये वेलोसिटी के ऊपर कितना निर्भर कर रहा है, तो मैंने कहा a टाइम्स कर रहा है, और इसके ऊपर क्या b टाइम्स, और इसके ऊपर कितना कर रहा है आपका c टाइम्स। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया तो वो कितना बनेगा, m इज इक्वल टू k टाइम्स v टू द पावर a g टू द पावर b एंड रो टू द पावर c, रो टू द पावर c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब हमें जो है इनके डायमेंशन पता चल जाए, और हम इन डायमेंशंस को इसमें पुटअप कर देंगे, और उससे एक रिलेशनशिप लिखने का, और उसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ m, मास का डायमेंशन कितना होगा भाई, कैपिटल M। तो क्या होगा आपका, कैपिटल M ही होगा। मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M होगा आपका, ठीक है। डायमेंशन ऑफ, ये भले कैपिटल M से दिखा रखा है बेटा, तो आप ये कंफ्यूज मत करना, ये डायमेंशन लिखा हुआ है, ये उसको मास भी क्वेश्चन ने कैपिटल M ही दे रखा है, तो हमने उसको कैपिटल M ही दिख दिया, क्योंकि डायमेंशन ऑफ मास जो है कैपिटल M से दिखाया जाता है। वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, LT-1। अभी मैंने बताया था आपका डायमेंशन ऑफ जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। और क्या है, क्या पूछ रहा है आपका, और क्या है आपका डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि रो डेंसिटी की मैंने कल आपको निकालना बताया था। डेंसिटी की जो आपका डायमेंशन होता है वो कितना होता है, ML-3 मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का डायमेंशन जो है L³ होता है, तो ऊपर आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को उठा के जो है इसमें रख दीजिए, तो आपको आपका रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं इसमें रख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज इक्वेशंस, दैट इज 1, 2 एंड 3 इक्वेशन इन दिस इक्वेशन वी हैव। तो इसकी जगह पे कितना रख सकता हूँ, कैपिटल M रख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका K, ये आ जाएगा v टू द पावर a, v कितना है आपका LT-1 हो गया, इसकी पावर कितनी है आपकी, a है, इसकी पावर a है। और उसके बाद क्या है आपका g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी है, LT-2, इसकी पावर, इसकी पावर कितनी है आपका, b है। एंड मास की कितना है, मास कितना है बेटा, मास की ये सॉरी डेंसिटी की कितनी है, डेंसिटी कितने हैं, ML-3, ये कितना हो गया आपका c, ये हमारे पास आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायमेंशन ऑफ m है, ये जो है ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है मास, ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है L टू द पावर 0, T टू द पावर 0 भी तो लिखा जा सकता है। मैं पूरा अगर लिखना चाहूँ तो इसको, तो इसकी जगह पे देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, m टू द पावर 0, L टू द सॉरी L टू द पावर 0, T टू द पावर 0, ML टू द पावर 0, T टू द पावर 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जो है L और M भी मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ भी पूरा ही डायमेंशन को मेंशन कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा आपका, इसको इस पर्टिकुलर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, ML0T0 ये अपनी जगह पे है, तो K टाइम्स, K इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, L टू द पावर A, L टू द पावर B और L टू द पावर -3। देखो यहाँ पे -3C, इसको पहले लिख लेते हैं, L टू द पावर A, T टू द पावर -A, T टू द पावर -A, ये आ गया। फिर क्या है, L टू द पावर B, देखो इसकी पावर कितने हैं, इस सेकंड एक्सप्रेशन को देखो जरा, L टू द पावर B, ठीक है, L टू द पावर B, ये हो गया आपका T टू द पावर -2, T टू द पावर -2, ये आ गया B, B भी है, देखो ऊपर से B आ रहा है पावर इसकी। M टू द पावर कितना है C, M टू द पावर C, ये हो गया आपका। और L टू द पावर -3C,
ये हो गया आपका पूरा एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, ML0T0 इज इक्वल टू K टाइम्स, देखो सबसे पहले m को देखो तो पहले क्या लिखा हुआ है, m टू द पावर c, एक ही m मौजूद है, ठीक है। इसके बाद l को देखो, l टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर माइनस 3c। तो l कैन, जैसे मैंने पहले बताया था, ये फॉर्मूला लगा देंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इन द सेम मैनर l टू द पावर a प्लस b माइनस 3c, ये मैंने लिख लिया। और लास्ट वन है आपका t टू द पावर माइनस a, और कोई t दे रखा है, देखो ये है आपका t टू द पावर माइनस a और t टू द पावर माइनस 2b, ये पावर्स लिख ली। अगर ये इक्वेशन जो है करेक्ट है तो इसका जो पावर्स हैं, जैसे m की जो पावर है वो राइट हैंड साइड की पावर भी होगी, l की जी यहाँ जितनी लेफ्ट हैंड साइड में पावर है उतनी पावर राइट हैंड साइड में भी होगी, क्योंकि ये तो एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। इसी प्रकार t की पावर राइट हैंड साइड में जो होगी वही लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, देखिए जरा आप इसको लिखते हैं तो कैसा आएगा। तो इक्वेटिंग द इक्वेशन वी हैव, तो क्या हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, कहते हैं m की कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 पावर है, पहला हो गया। दूसरा देखिए आपका l टू द पावर 0, l टू द पावर 0 इसके बराबर होगा l टू द पावर a प्लस b माइनस 3c, यानी कि a प्लस b माइनस 3c मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लास्ट वन आपका जो है एक रिलेशन है आपका t टू द पावर 0, यहाँ पर t टू द पावर माइनस a माइनस 2b है, तो माइनस a माइनस 2b मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b, ये आ गया आपका रिलेशन। तो अगर हम ध्यान से इस इक्वेशन को देखें तो इन प्लेस ऑफ सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a की, देखो 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको 10th में बताया होगा वेरिएबल ऑफ, जब आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा 10th में, तो जितने आपको टीचर्स ने बताया होगा मैथमेटिक्स के जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, 1 a b c वेरिएबल्स हैं। तो a b c की वैल्यूज अगर मैं निकाल लूँ तो a की c की तो मुझे पता है, b और c की अगर इसमें रखूँ तो ये वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको रख रहे हैं, देखो सॉल्व कर रहे हैं, तो a की वैल्यू को यहाँ पे उठा कर रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 2b, ये हो गया आपका b को b ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्यों, बिकॉज द वैल्यू ऑफ c इज योर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। तो b को देखते हैं जरा, इस b को जरा ध्यान से देखिए, b को हम लोग जो है देख रहे हैं, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 2b है और ये क्या है, प्लस b है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब इस b की वैल्यू को अगर इसमें रखते हैं तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी निकली, माइनस 3, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज योर कितना हो जाएगा, 6। तो ये निकल गया। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, यही तो वो रिक्वायर्ड रिलेशन है जो वो चाह रहा था, जो आपसे पूछ रहा था, ठीक, कि मास कैसे एरोज हो रहा है यदि वो रिवर में फ्लो कर रहा है कोई स्टोन, ठीक है, उस स्टोन का मास कैसे इरोज हो रहा है, तो उसका रिलेशनशिप हमारे पास बड़े इजीली आ गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो m इज इक्वल टू k टू द पावर v टू द पावर a, द वैल्यू ऑफ a इज योर 6, ठीक है, g टू द पावर b, g टू द पावर b की वैल्यू कितनी है, ये -3, एंड रो टू द पावर c की पावर कितनी है, मतलब जो है रो की पावर c है, c की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो आ गया, इस इक्वेशन को ध्यान से लिखते हैं, तो m इज इक्वल टू k टाइम्स v टू द पावर जो है 6 इंटू रो अपॉन g टू द पावर 3, ये आपका रिलेशन हो गया। तो आपने वो रिलेशन तो फाइंड आउट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन तो आंसर तो आपका निकल चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा है, देखो जरा ध्यान से देखा, शो डैट, यानी कि प्रूव करो, शो डैट मास m वेरीज विथ 6th पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या था आपका, v था, ये v था, तो मास m 6th पावर ऑफ वेलोसिटी के है, ये प्रोपोर्शनल कर रहा है, आपको शो कर दीजिए। तो इसी रिलेशन से दिख तो रहा है आपको, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा आपका, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 6। तो इसका मतलब ये प्रूव
हो गया। तो देख रहे हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब आपका ये लेक्चर है कि आपको इसमें पता चल रहा है कि कैसे आप डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के रिलेशंस जो हैं आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग पढ़ते रहें और जुड़े रहें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इसको पूछें मुझसे, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है तो मुझे बता दीजिए कि मैं नेक्स्ट चैप्टर के भी इसमें जो है अपलोड करूँगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।